साथियों नमस्कार। मैं हूं चंदन रावत अपने YouTube चैनल GICC अल्मोड़ा पर। आज मैं आपसे बात करूंगा दुनिया के एक तानाशाह जोसेफ स्टालिन के बारे में। हम में से अधिकांश लोग यदि तानाशाहों की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक नाम आता है, वो आता है एडोल्फ हिटलर का। लेकिन नहीं, स्टालिन दुनिया के इतिहास का हिटलर की तरह ही एक सबसे बड़ा खलनायक था। एक चौथाई सदी तक उसने पूर्व सोवियत संघ पर राज किया, हिंसा, आतंक और अपनी व्यक्तिगत पूजा के बल पर। एक ऐसा तानाशाह जो किसी भूत की तरह इतिहास के पन्नों में आज भी घूम रहा है। मॉस्को से क्रेमलिन कहलाने वाले दुर्ग में उसका सिंहासन हुआ करता था। उसे अब व्लादिमीर पुतिन सुशोभित करते हैं। मॉस्को के केंद्र से 15 किलोमीटर दूर एक उपवन के बीच पेड़ों के पीछे छिपा हुआ एक दूसरे से जुड़े कुछ एक मकानों का एक ऐसा समूह है, सशस्त्र पहरेदार जिसकी रखवाली करते थे। मॉस्को के कुतेंसेव कहलाने वाले इस उपनगर में स्थित ये मकान अब रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के अधीन है। उन्हें देखकर लगता नहीं कि यहां मार्च 1953 से कोई रहता ही नहीं। मुख्य भवन के कमरे इस तरह करीने से सजे संवारे हुए लगते हैं मानो मालिक कुछ समय के लिए ही कहीं गया है, बस आने ही वाला है। सब कुछ करीने से रखा हुआ है, एकदम साफ सुथरा। मकड़ियों का कहीं कोई जाल नहीं, धूल धक्कड़ का कहीं कोई नाम नहीं। ये है स्टालिन का पुराना घर। शहर के आपाधापी से परे प्रकृति की गोद में रहने की रूस में दाचा कहलाने वाली यह जगह ही एक लंबे समय तक स्टालिन के जीवन का केंद्र बिंदु रही। अपने से 25 साल छोटी अपनी दूसरी पत्नी नदेज़्दा की मृत्यु के बाद से स्टालिन 1933 से लगभग हर दिन क्रेमलिन और कुतेंसेवों के बीच फेरे लगाता था। उसकी पत्नी नदेज़्दा ने आत्महत्या की। नदेज़्दा ने स्टालिन के साथ एक झगड़े के बाद नवंबर 1932 में क्रेमलिन में ही दोनों के साझे घर में पिस्तौल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वह स्टालिन की क्रूरताओं से तंग आ गई थी। उसकी मृत्यु का मूल कारण छिपाने के लिए कहा गया कि अपेंडिसाइटिस से यानी आंत्रपुच्छ की सूज कट फट जाने से उसकी मृत्यु हुई। इस झूठ के मानने से मना करने वाले सभी डॉक्टरों को स्टालिन के इशारे पर गोली मार दी गई। स्टालिन पूर्व सोवियत संघ में सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा ही नहीं होता यदि रूस में जारशाही को उखाड़ फेंकने वाली 1917 की समाजवादी क्रांति के नेता व्लादिमीर लेनिन की केवल 53 वर्ष की आयु में जनवरी 1924 में असमय मृत्यु नहीं हो गई होती। दोनों के बीच पहली लंबी बातचीत 1907 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई थी। स्टालिन की आयु उस समय 29 साल की थी। लेनिन की कृपा से 1922 में स्टालिन को सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव का प्रभावशाली पद मिल गया। लेनिन की मृत्यु होते ही स्टालिन ने सत्ता स्वयं हथियाने के सारे दांव पेच लगाने शुरू कर दिए। पहला दांव था अपने आप को लेकिन लेनिन का सच्चा उत्तराधिकारी दिखाना। लेनिन के शव को दफनाने के बदले स्टालिन ने मॉस्को के लाल चौक पर एक मकबरा बनवाया। शव को विकृत होने से बचाने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रलोभ आदि से उसे चिरकालिक बनाया गया। कांच के एक ताबूत में बंद कर उसे मकबरे में इस तरह रखा गया कि मकबरा लेनिन के दर्शन का तीर्थ स्थान बन जाए।
लेनिन को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ जनता मन ही मन स्टालिन की भी जय जयकार करे। यही नहीं, पूरे सोवियत संघ में पहले लेनिन की और जल्द ही स्टालिन की भी एक से एक बड़ी मूर्तियां लगाए जाने लगी। इतिहास स्वयं से हमें कुछ सिखाता है और पुरानी घटनाएं वर्तमान की याद ताजा करती हैं। आप इस तरह के दृश्य आज देश दुनिया में कहां देख रहे हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दूसरे दाव में पहले तो लेनिन की वसीयत लुप्त कर दी गई। इसके बाद लेनिन के सभी निकट सहयोगी भी गायब होने लगे। दिखावटी मुकदमे आदि चलाकर ऐसे सभी लोगों का सफाया कर दिया गया जो संपूर्ण सत्ता हथियाने की राह में स्टालिन के लिए रोड़ा बन सकते थे। उन्हें मार डाला गया या खून पसीना बहाकर काम करते हुए मरने के लिए हिटलर के यातना शिविरों की तरह रूसी साइबेरिया के गुलाग कहलाने वाले श्रम शिविरों में भेज दिया गया। रूसी इतिहासकारों का अनुमान है कि साइबेरिया के श्रम शिविरों और स्टालिन की सन की सफाई अभियानों ने कम से कम 2 करोड़ लोगों की बलि ली। कुछ लोग इस बात के लिए स्टालिन की फिर भी सराहना करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय उसके नेतृत्व में सोवियत संघ ने हिटलर को हराया और लगभग पूरे पूर्वी यूरोप को हिटलर के आधिपत्य से मुक्ति दिलाई। यह बात सच है और स्टालिन के असंख्य काले कारनामों की कालिख इस बात से धुल नहीं जाती। वर्तमान में भी कुछ देशों में जहां इस तरह के तानाशाह काबिज हैं, वे भी कुछ एक ऐसे काम करके स्वयं को बड़ा राष्ट्रवादी दिखाते हैं, लेकिन उसकी आड़ में न जाने कितने काले कारनामे करके देश दुनिया के लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। ये प्रश्न सोचने और समझने के लिए आपके पास है। घंटी बजाकर बुलाता था स्टालिन, समय बीतता रहा। जनता और स्वयं अपने सगे संबंधियों तथा परिवार के सदस्यों के साथ भी स्टालिन की नीचता चलती रही और तब आया 1953 की 28 फरवरी का दिन। 74 साल के हो गए योसेफ स्टालिन के जीवन का एक और सामान्य दिन। वह एक शनिवार था। तत्कालीन कम्युनिस्ट सोवियत संघ का यह यमराज उस सुबह अपने दाचा में देर तक अपनी पार्टी का मुख्य पत्र प्रावदा यानी सच्चाई पढ़ता रहा। प्रावदा पढ़ने के बाद नित्य प्रति के समान उस दिन भी स्टालिन ने घंटी बजाकर अपने पहरेदारों को इशारा किया कि रोजमर्रा के कामों का समय अब हो गया है। अंगरक्षकों और पहरेदारों को बुलाने के लिए कुतिनसेवों में हर जगह घंटियां बजाने के बटन लगे हुए थे। सोवियत गुप्तचर सेवा केजीबी की ओर से वहां तैनात 100 से अधिक पहरेदार और अंगरक्षक स्टालिन के इशारों पर नाचने के लिए अभिशप्त थे। रत्ती भर भी भूल चूक जीवन मरण का प्रश्न बन सकती थी। सुबह के नाश्ते के बाद स्टालिन कुछ समय तक हवाखोरी के लिए बाहर जाया करता था। इसके बाद घंटों अपने काम में व्यस्त रहता था। वह बहुत क्रूर ही नहीं, परम दर्जे का शक्की भी था। दाचा से निकलने से पहले हमेशा अपनी पिस्तौल कोट की जेब में रख लिया करता था। अपनी पसंद की फिल्में भी बनवाता था स्टालिन। दुनिया के जितने भी तानाशाह अब तक के इतिहास में हुए, वे समय को और समाज को ये दिखाना चाहते थे कि वे हर रूप में श्रेष्ठ हैं। आप ढूंढिए ऐसे तानाशाह, आपको अपने आसपास भी मिल जाएंगे। रोज जिनके कसीदे पढ़े जाते हैं और ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि न जाने वो इस ग्रह से नहीं, पता नहीं किस ग्रह से आकर यहाँ आए हैं और किस रूप में आज स्थापित हुए हैं। 1953 की 28 फरवरी के दिन भी पहले यही सब किया। इसके बाद क्रेमलिन जाने के लिए अपनी कार में बैठा। कुतिनसेव से क्रेमलिन पहुंचने में 20 मिनट लगते थे। स्टालिन अपनी देखरेख में अपनी पसंद की फिल्में भी बनवाता था।
बन जाने पर देखता था कि उनमें उसकी महानता का उसी तरह प्रस्तुतिकरण और इस गान हुआ है या नहीं जैसा वह चाहता है। 28 फरवरी 1953 के दिन भी क्रेमलिन के विशेष सिनेमा हॉल में उसने ऐसा ही एक फिल्म शो रखा था। साथ में सोवियत गुप्तचर सेवा केजीबी का प्रमुख लवरेंतो बेरिया, उप प्रधानमंत्री गेओर्गी मेलेंको, मार्शल निकोलाई बुल्गानिन और कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सचिव निकिता खुश्चेव भी बैठे हुए थे। उस समय इन चारों लोगों का यही चौगुटा स्टालिन की सबसे विश्वासपात्र मंडली हुआ करता था। फिल्म रात 10 बजे तक चली। फिल्म के बाद स्टालिन कार से कुतनसेव के लिए रवाना हो गया। कार किस रास्ते से होकर जाएगी, इसे परम शक्ति स्टालिन अपने ऊपर किसी हमले के डर से हमेशा अंतिम क्षण में खुद तय करता था। कभी कभी उसकी के कहने पर उसकी कार जैसी ही एक दूसरी कार में बैठा हूबहू उसी के जैसा दिखने वाला एक बहुरूपिया भी मॉस्को की सड़कों पर देखा जाता था। आज की रूस में जो लगातार पिछले 3 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यस्त है, या कहें कि आज के रूस ने जिस तरह यूक्रेन पर युद्ध थोप दिया है, और आज के रूस के तानाशाह व्लादिमीर पुतिन, उनके बारे में भी यही कहानियां गढ़ी जाती हैं कि उनके एक नहीं कई रूप हैं। स्टालिन रात में देर तक जागने का आदी था। अक्सर मेहमानों को भी बुलाया करता था। पिछले करीब 6 महीनों में उसके विश्वास पात्र चौगुटे के सदस्य ही उसके रात्रिकालीन मेहमान हुआ करते थे। उसके पास कोई चारा भी नहीं था, यानी जिनको वो बुलाता था उन्हें आना ही पड़ता था। बॉस ने बुलाया है तो मना कैसे करें, मना किया तो खैरियत नहीं। हर रात एक ही कार्यक्रम होता था, खाना पीना और नाचना। स्टालिन से सभी डरते थे। उसकी बेतुकी हंसी ठिठोलियों की वाहवाही करते थे। जानते थे कोई भी कभी भी जेल की किसी कालकोठरी में या सीधे यमलोक भी पहुंच सकता है। और स्टालिन खुद भी डरता था। और यह अक्सर दुनिया का एक सच भी है कि तानाशाह हमेशा बुज़दिल और कायर होते हैं, लेकिन वो समाज में ये कहते फिरते हैं कि वे तो बहुत ज़्यादा हिम्मती और साहसी हैं, जबकि अपने साथ लबालब सुरक्षाकर्मियों को लेकर चलते हैं कि कहीं उन्हें कोई जहर न दे दे, कोई उन्हें मार न दे। यही डर स्टालिन को भी था। 28 फरवरी 1953 वाली उस रात स्टालिन ने दाचा वाले आवास में खाना पीना और नाचना सब किया। अंत में चारों मेहमानों ने विदाई ली। सुबह के 5 बजने जा रहे थे। नशे की हल्की खुमारी के साथ स्टालिन भी अपने बिस्तर पर लेट गया। तब तक तारीख रविवार 1 मार्च 1953 हो चुकी थी। वह एक नया दिन था, लेकिन इस बार स्टालिन के लिए हमेशा की तरह कोई सामान्य दिन नहीं था। उसके सेवक, अंगरक्षक और पहरेदार रात दिन 24 घंटे घंटी की उस आवाज पर कान लगाए रखते थे, जिसके द्वारा स्टालिन संकेत देता था कि वह क्या चाहता है। वे जानते थे कि उनकी भाग्य का यह पार्थिव विधाता हर दिन 11 बजे के आसपास घंटी बजाकर उन्हें संकेत दिया करता था कि अपने दैनिक कार्यकलापों के लिए अब वह तैयार है। लेकिन आज घंटी नहीं बजी। रविवार 1 मार्च 1953 के दिन न तो 11 बजे और न उसके बाद बहुत देर तक कोई घंटी बजी। सभी लोग घंटी बजने का इंतजार करते रहे। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह स्टालिन के सैन्य कक्ष तक जाता, दरवाजे को धीरे से खोलकर भीतर झांकता कि स्टालिन उठ गया है या नहीं। सभी डर रहे थे, कहीं ऐसी कोई गलती न हो जाए कि उनकी अपनी ही गर्दन फंस जाए। तीसरे पहर के 3 बज गए और तब भी कोई घंटी नहीं बजी। सभी सेवकों, अंगरक्षकों और पहरेदारों को मन ही मन संदेह होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन उनसे कहा ही गया कि स्टालिन के आदेश के बिना वे उसके कमरे में पैर नहीं रखेंगे।
वो जानते थे या सुन रखा था कि स्टालिन कितना निर्दयी और अत्याचारी है, लाखों करोड़ों की जान ले चुका है। लेनिन के साथियों को ही नहीं, अपने भी अनेक रिश्तेदारों और साथियों को परलोक पहुंचा चुका है। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के 1935 में निर्वाचित लगभग सभी सदस्यों को उसके आदेश पर सफाया कर दिया गया था। यानी यदि असमय मरना नहीं है तब स्टालिन से तो डरना पड़ेगा ही। ऐसा दौर इतिहास में कई बार आता है। आप फिर गौर कीजिए कि क्या आपके आसपास कहीं ऐसा कुछ दौर कभी चला है या फिर चलने वाला है। स्टालिन के किसी संकेत की बात जोहते शाम के 6 बज गए। घंटी नहीं बजी, तभी अचानक उसके कमरे की बत्ती जली। सबने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद उसके कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई, किंतु उसके बाद न तो कोई घंटी बजी और न ही कोई आवाज सुनाई पड़ी। किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि स्टालिन के कमरे से कुछ गिरने की जो आवाज आई थी वह बिस्तर पर से उसके गिरने की आवाज हो सकती है। यही हुआ था। वह अपने कमरे में बिस्तर की फर्श पर गिर गया था। कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर झांकने की हिम्मत तभी भी किसी को नहीं हो रही थी। क्रेमलिन का डाकिया हर दिन शाम स्टालिन के लिए डाक लाया करता था। 1 मार्च 1953 वाली शाम को जब वह डाक लेकर आया तो उसकी लाई डाक स्टालिन को देने के लिए एक अंगरक्षक ने स्टालिन के कमरे का दरवाजा खोलने का साहस जुटाया। दरवाजा खोलते ही उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह भौचक्का रह गया। स्टालिन फर्श पर गिरा पड़ा था, होश में था पर बोल नहीं पा रहा था। जैसे तैसे यही इशारा कर पाया कि उसे उठाया जाए। डॉक्टर को बुलाने से मना किया गया। पहरेदारों ने स्टालिन को उठाकर सोफे पर लिटा दिया। गुप्तचर सेवा केजीबी के प्रमुख लॉरेंतो बेरिया को फोन किया गया। पूछा कि क्या हम डॉक्टर को बुलाएं। ऐसी स्थिति में कोई भी डॉक्टर को नहीं बुलाता, या फिर डॉक्टर को ही बुलाया जाए। यह सब स्टालिन के चरित्र और उसके निर्देशों के बीच की एक ताना बाना और अजीबियत थी कि किया क्या जाए। बेरिया ने कहा, हम लोग तुरंत आ रहे हैं। हम लोग का अर्थ है स्टालिन की नजदीकियों का वह चौगुटा जिन्होंने पिछली रात स्टालिन के साथ बिताई थी। उनके आने से पहले पहरेदारों ने स्टालिन को उठाकर मकान के सबसे बड़े हॉल में रखे एक दूसरे सोफे पर लिटा दिया। स्टालिन तब तक बेहोश हो चुका था। उसके कथित चारों विश्वास पात्रों बेरिया, मोलेंको, बुल्गानिन और खुश्चेव वाला चौगुटा भली भांति जानता था कि स्टालिन किसी का सगा नहीं है। किसी को भी किसी भी समय दगा देकर अपना शत्रु घोषित कर सकता था। वे कुतेनसेव की तरफ चल तो पड़े, पर नहीं जानते थे कि उन्हें वहां क्या देखने को मिलेगा। वे केवल यही जानते थे कि उनसे कोई गलती कतई नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से स्टालिन का अंत हुआ। आज की इस बातचीत में सिर्फ इतना ही एक संदेश कि दुनिया के चाहे कितने ही क्रूरतम तानाशाह हुए हो, उनका अंत हमेशा बुरा ही होता है। और दुनिया के सभी तानाशाह लगभग अपनी छवि बनाने के लिए, अपनी सत्ताओं को स्थापित करने के लिए एक तरह के ही पैटर्न का प्रयोग करते हैं। और ये पैटर्न हमें दुनिया के हर तानाशाह की कार्यप्रणाली में लगभग एक जैसा ही दिखता है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल GICC अल्मोड़ा पर। आगे भी ऐसे ही कुछ रोचक किस्से और बातचीत लेकर मैं आपके साथ पुनः आऊँगा। इस वीडियो
इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।